कल हमने एक सिंपल सी मोबाइल शॉप की स्टोरी से शुरू किया था। शॉप चल रही थी, सेल्स भी हो रही थी, लेकिन एक गलती ने बिजनेस को ऑलमोस्ट बंद कर दिया। गलती क्या थी? पैसा था, पर उस पैसे का सही प्लान नहीं था। आज मैं तुमसे एक और टफ सवाल पूछता हूं। अगर बिजनेस के पास पैसा आ भी जाए तो कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि सच ये है, गलत प्लानिंग के साथ ज्यादा पैसा भी बिजनेस को डुबा सकता है। कल हमने समझा था, बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है रेजिंग, यूजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी बिजनेस फ्यूचर को देखकर आज का पैसा कैसे प्लान करता है ताकि सर्वाइवल भी हो और ग्रोथ भी। आज के लेक्चर के एंड तक तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिजनेस को कितना कैपिटल चाहिए, कौन डिसाइड करता है और कैसे प्लानिंग बिजनेस को रिस्क से बचाती है। लेट्स इमेजिन करो, वही मोबाइल शॉप एक्सपेंड करना चाहती है। नया ब्रांच खोलना कि स्टॉक को डबल करना है, लोन ले या इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसे लें। अब डिसीजन रैंडम नहीं हो सकता। इसी सिस्टमेटिक थिंकिंग का नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसे का ब्लूप्रिंट ही क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसे का जो नक्शा है ना, वही होता है आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। सपोज तुम एक मोबाइल एसेसरीज की शॉप चलाते हो। तुम सोच रहे हो, नया ब्रांच खोलूं, कितना पैसा अरेंज करूं, लोन लूं या अपना सेविंग्स यूज करूं। यह डिसीजन गेस वर्क से नहीं होता। इसके लिए बिजनेस 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर प्लानिंग करता है। 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर प्लानिंग करता है। इन पिलर्स के बिना प्लानिंग वीक हो जाती है, बिल्कुल बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग की तरह। सबसे पहले बिजनेस ये देखता है अंदर क्या चल रहा है। बिजनेस छोटा है या बड़ा, ग्रोथ का प्लान क्या है, मैनेजमेंट रिस्क लेना चाहती है या सेफ रहना चाहती है। फिर बाहर क्या चल रहा है ये भी देखता है। इकोनॉमी स्ट्रांग है या रिसेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या अलाउ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन हाई है, लोन महंगा हो जाएगा, तो प्लानिंग ऑटोमेटिकली चेंज होगी। प्लानिंग हवा में नहीं बनती, प्लानिंग सिचुएशन के हिसाब से बनती है। एंड दैट सिचुएशन हियर रेफर्स टू कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ड्राइवर। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिक्टेटेड बाय इंटरनल डायनेमिक्स, दैट इज साइज, ग्रोथ एंड एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक इकोनॉमी एंड पॉलिसी। अब सेकंड सवाल, यह डिसीजन शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का? अगर आपको सैलरी देनी है तो शॉर्ट टर्म रखो, अगर आपको न्यू शोरूम खोलना है तो लॉन्ग टर्म। जैसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अगर कोई बिजनेस है उसको केवल सर्वाइवल करना है। जैसे कोई बिजनेस आता है, नया नया आ रहा है, न्यू बिजनेस एकदम। अब वो न्यू बिजनेस है, एकदम नया नया मार्केट में आया है, नया नया कंपटीशन कर रहा है कॉम्पिटिटर्स के साथ। उसको अपनी कंपनी को केवल अभी क्या करना है? सर्वाइव करना है, सर्वाइव करवाना है, खुद को सर्वाइवल स्टेज पर रखना है। तो वो कौन सा प्लानिंग करेगा? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगर उसको अपने एग्जिस्टेड बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो कौन सा प्लानिंग करेगा? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब टाइम ही डिसाइड करता है कि बिजनेस सिर्फ चल रहा है या ग्रो कर रहा है। बिजनेस प्लानिंग क्यों करता है? क्योंकि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से पैसा टाइम पर मिलता है, रिस्क कम होता है,
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेंट्री प्लानिंग सही हो तो स्टॉक शॉर्टेज नहीं होगा, एक्स्ट्रा स्टॉक वेस्ट नहीं होगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस का परफॉर्मेंस बूस्टर होता है, दैट इज वैल्यू। सेकेंड पिलर इज होरिजन एंड थर्ड पिलर इज वैल्यू, दैट इज इंपैक्ट। अब सबसे ऑनेस्ट पिलर, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, सबसे अच्छा खासा रियलिटी चेक देने वाला। प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फॉरकास्ट गलत हो सकता है, आपकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। प्लानिंग कॉस्टली होती है और मार्केट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक्सपेंशन प्लान बनाया और सडनली महंगाई आ गई, प्लान चेंज करना पड़ेगा। सो प्लानिंग डायरेक्शन देती है, गारंटी नहीं देती है। मीन्स प्लान्स आर एस्टिमेट्स, दे आर कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड सब्जेक्ट टू अनकंट्रोलेबल विच यू कांट कंट्रोल एक्सटर्नल वॉलिटिलिटी, यानी जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिसको हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि प्लानिंग जो है ना वो डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन देती है। प्लानिंग आपको कोई गारंटी नहीं देगी। प्लानिंग केवल और केवल जो देगी वो देगी आपको डायरेक्शन, दिशा देगी, आपको गारंटी नहीं देगी। ठीक है, तो कुल मिला के 4 पिलर्स मैंने बता दिए, कॉन्टेक्स्ट, होरिजन, वैल्यू एंड लास्ट रियलिटी या कॉन्स्टेंट्स। तो ये 4 पिलर्स हैं जिसको कि आप याद रख सकते हो, CHVR, CHVR। तो दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बिजनेस प्लानिंग 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सिचुएशन को, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, टाइम को, दैट इज होरिजन, बेनिफिट को, दैट इज वैल्यू, और रियलिटी को, दैट इज कॉन्स्टेंट्स और लिमिटेशंस। ठीक है, जब भी आप कोई भी प्लानिंग करोगे तो आपको महंगाई को भी ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना होगा कि भाई भविष्य में महंगाई आएगी, तो हम लोग उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करेंगे। महंगाई ही जरूरी नहीं कि आएगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा वाइल प्लानिंग द फाइनेंशियल प्लान। ओके, देखो तुम अपनी डेली लाइफ में भी 4 पिलर्स यूज करते हो। ट्रिप प्लान करते वक्त, जैसे बजट कितना रखना है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, कितने दिन तक का ये ट्रिप है, दैट इज होरिजन, और क्या क्या मज़े आएंगे, दैट इज वैल्यू, और रियलिटी तो ये है कि एग्जाम्स आ रहे हैं। मतलब इन चारों चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखना होगा भाई, देखो एग्जाम भी है नेक्स्ट मंथ। जैसे कि लोग ट्रिप बनाते हैं, दोस्त ट्रिप बनाते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि भाई एग्जाम भी है नेक्स्ट मंथ, या फिर कुछ काम है नेक्स्ट मंथ मेरे घर पे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो कुल मिला के 4 चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी वाइल प्लानिंग द फाइनेंशियल प्लान। चलो वापस वही मोबाइल शॉप एग्जाम्पल लेते हैं। शॉप ऑनर सोच रहा है एक्सपेंशन का, पर डिसीजन लेने से पहले उसे 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहला, उसके बिजनेस के अंदर क्या सिचुएशन है, और दूसरा, बाहर मार्केट और इन्वायरमेंट क्या कह रहा है। इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम। सिंपल शब्दों में, बिजनेस कभी अकेला डिसीजन नहीं लेता, अंदर की भी सुनता है और बाहर की भी सुनता है। फाइनेंशियल इकोसिस्टम का मतलब है वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कितना पैसा चाहिए, कहां से मिलेगा, कैसे यूज होगा। यानी प्लानिंग किसी एक फैक्टर से नहीं, पूरे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, पूरे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। पहली बात, देखो ये वो चीजें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं। जैसे छोटा बिजनेस तो कम फंड लगाएंगे, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल। जैसे रिटेल शॉप और स्टील प्लांट, तो रिटेल शॉप छोटा बिजनेस
कम पैसा लगेगा, अगर आपको स्टील प्लांट खोलना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि लार्ज बिजनेस है। दैट इज साइज ऑफ बिजनेस। तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस डिक्टेट लार्ज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वाइल स्मॉल बिजनेस फंक्शन ऑन लिमिटेड फंड्स, जबकि स्मॉल बिजनेस लिमिटेड फंड्स पर क्या करता है, फंक्शन करता है। दूसरी बात, अब ये तो बिजनेस का साइज हो गया। वैसे ही अगर एक आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, वहीं अगर आप एक शॉपिंग बैग बना रहे हो तो आपको कैपिटल कम चाहिए। दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। डिफरेंशिएट कैपिटल इंटेंसिटी, डिफरेंशिएट कैपिटल इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि कैपिटल इंटेंसिटी का मतलब ये है कि बिजनेस को अपना काम चलाने के लिए कितना ज़्यादा पैसा, मतलब मशीन प्लांट इक्विपमेंट चाहिए, यानी प्रोडक्शन में कैपिटल का रोल कितना हैवी है। कैपिटल इंटेंसिटी मींस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस। देखो अलग अलग तरह के जो बिजनेस हैं वो अलग अलग रिसोर्सेज यूज करते हैं। कुछ बिजनेस मशीन पर डिपेंड होते हैं, कुछ मैन पावर पर। इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगा या लो होगा। अब हाई और लो कैपिटल इंटेंसिटी क्या है, जहां पे ज़्यादा मशीन ज़्यादा प्लांट यूज होंगे वहां पे कैपिटल भी ज़्यादा यूज होगा, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिटी भी हाई होगा। जहां कम मशीन ज़्यादा लेबर होंगे वहां पे कैपिटल इंटेंसिटी कम होगा। ठीक है, और दोनों में कॉस्ट का भी डिफरेंस होगा कि हाई कैपिटल वाले में आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई रहेगा और लो कैपिटल में वेरिएबल कॉस्ट हाई रहेगा। एग्जाम्पल जैसे स्टील प्लांट, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, ये सब हाई कैपिटल इंटेंसिटी वाले फैक्ट्रीज हैं। रिटेल शॉप, कंसल्टेंसी, ये लो कैपिटल इंटेंसिटी वाले हैं। रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली हाई कैपिटल इंटेंसिटी का रिस्क हाई होगा और लो कैपिटल वाले का कंपैरेटिवली कम होगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को लैंड, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब चाहिए, मतलब कैपिटल इंटेंसिटी हाई है। पर एक मोबाइल एसेसरी शॉप को सिर्फ स्टॉक, शॉप रेंट, लो कैपिटल इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा बिजनेस मशीन पर डिपेंड करेगा उतनी ही उसकी कैपिटल इंटेंसिटी हाई होगी और उतना ही ज़्यादा कैपिटल लगेगा। गॉट इट। अब देखो यहां पे दो पॉइंट्स हैं, नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन क्या अंतर है। देखो नेचर ऑफ बिजनेस बताता है कि बिजनेस क्या काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस है। साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने स्केल पर ऑपरेट करता है, स्मॉल पे, मीडियम पे, लार्ज पे। अब जैसे समझना, बिजनेस की टाइप या एक्टिविटी पर फोकस करता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की टाइप और एक्टिविटी पर फोकस करता है नेचर ऑफ बिजनेस। वहीं बिजनेस का स्केल या लेवल ऑफ ऑपरेशन पे बात करता है साइज ऑफ बिजनेस। वर्क का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस बताता है, लेकिन ऑपरेशन कितने बड़े हैं ये साइज ऑफ बिजनेस बताता है। ठीक है, और फाइनेंस पे क्या इसका असर पड़ता है, तो देखो नेचर ऑफ बिजनेस बताता है कि कैपिटल इंटेंसिटी हाई है कि लो है, जैसा कि मैंने अभी बताया। वहीं साइज ऑफ बिजनेस बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स कितना हमें चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जनरली ज़्यादा कैपिटल डिमांड करेगा, ये नेचर ऑफ बिजनेस का इफेक्ट है। लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्मॉल वर्कशॉप हो सकती है या लार्ज ऑटोमोबाइल प्लांट हो सकता है। ये डिफरेंस साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आप पता लगाते हो कि हमें क्या करना है, फैक्ट्री खोलनी है कि शॉपिंग बैग बनाना है, हैवी कैपिटल, लो कैपिटल। फिर आप ये डिसाइड करते हो कि फैक्ट्री हम बड़े स्टेज पर लेके जाएंगे, बड़े स्केल पर लेके जाएंगे कि छोटे स्केल पर। इफ़ यू ऑप्टेड फॉर ओपनिंग द फैक्ट्री और स्टील प्लांट, अगर आप ऑप्ट करते हो शॉपिंग बैग के लिए, लो कैपिटल इसमें चाहिए,
then you will decide either we will operate at a high scale or low scale, then that is your size of business. Got it? So large scale operation dictate large financial requirement, while small business function on limited funds, that is size of business. तो आई थिंक दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. सो नेचर इज बेसिकली बिजनेस क्या करता है, बिजनेस करता क्या है. वहीं साइज मतलब बिजनेस कितना बड़ा है. करने का बहुत कुछ कर सकता है लेकिन बड़ा कितना है. ठीक है, हाउ मच, व्हाट बिजनेस डज एंड हाउ मच प्रोडक्ट इट विल ऑपरेट. ठीक है, कितना प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करेगा, ऑन हाउ मच प्रोडक्ट इट विल ऑपरेट, कितने प्रोडक्ट पर ये ऑपरेट करेगा और कितना प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, जैसे कि नेचर अगर है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सो साइज ये भी हो सकता है कि स्मॉल लोकल यूनिट हो और लार्ज मल्टीनेशनल प्लांट हो. तो अगर स्मॉल लोकल यूनिट होगा तो कम पैसा चाहिए, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो ज़्यादा पैसा चाहिए. तो सेम नेचर डिफरेंट साइज और डिफरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट. नेचर सेम है लेकिन साइज अलग है और अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हैं. ठीक है, अगर स्मॉल लोकल यूनिट है तो उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा. लार्ज मल्टीनेशनल प्लांट अगर आपको खोलना है तो उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. तो ये डिफरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट कोरिलेशन टू ऑपरेशनल स्केल. अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे जैसे बिजनेस का ऑपरेशनल स्केल मतलब साइज ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है. बड़ा ऑपरेशन ज़्यादा पैसा चाहिए. ऑपरेशनल स्केल का मतलब है कि बिजनेस कितने लेवल पर काम कर रहा है. ऑपरेशनल स्केल का मतलब है कि बिजनेस कितने लेवल पर काम कर रहा है. स्मॉल शॉप पे काम कर रहा है या लार्ज चेन में काम कर रहा है. डायरेक्ट कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज होती हैं. दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज होती हैं. मतलब जैसे जैसे ऑपरेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे कैपिटल नीड भी इंक्रीज होगी. इमेजिन सेम मोबाइल बिजनेस, स्मॉल स्केल पे एक शॉप है, 2 एम्प्लॉयज़ हैं और लिमिटेड स्टॉक है तो कम कैपिटल. लेकिन लार्ज स्केल खोलता है, 5 ब्रांच खोल देता है, 20 एम्प्लॉयज़ रख लेता है 2 से बढ़ाकर, ह्यूज इन्वेंट्री रखता है जो कि पहले लिमिटेड रखता था, तो इसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए. सो ऑपरेशन एक्सपेंड होती है, सैलरी कॉस्ट, इन्वेंट्री, रेंट, वर्किंग कैपिटल सब इंक्रीज हो जाता है. सो साइज ऑफ बिजनेस का कैपिटल से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. स्केल बढ़ेगा तो फंडिंग की नीड भी बढ़ेगी. गॉट इट? नाउ थर्ड फैक्टर, थर्ड इंटरनल फैक्टर, बिजनेस फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहता है. मतलब फ्यूचर में क्या करना है? न्यू ब्रांच खोलना है, न्यू प्रोडक्ट लाइन लगाना है, न्यू मार्केट में एंटर करना है. जैसे अगर मोबाइल शॉप शोरूम बनाना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. तो ग्रोथ का सपना एडिशनल फाइनेंस की डिमांड करता है कि मुझे भाई और फाइनेंस चाहिए. दैट इज ग्रोथ प्लान. मतलब फ्यूचर प्रूफिंग कॉस्ट, फ्यूचर को सुरक्षित करने वाला कॉस्ट, फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने वाला कॉस्ट, दैट इज ग्रोथ प्लान. तो ग्रोथ प्लान में हम लोग फ्यूचर प्रूफिंग कॉस्ट कितना लगेगा या फ्यूचर को सुरक्षित करने में कितना कॉस्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये बताता है. जैसे ओपनिंग न्यू ब्रांचेज और स्केलिंग रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल. अगर आपको नया ब्रांच खोलना है या बड़े स्केल पर ऑपरेट करना है तो आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए. मतलब शिफ्ट प्लानिंग टू अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन. आप प्लानिंग को शिफ्ट कर देते हो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए, लंबे समय को ध्यान में रखते हुए. तो इसलिए कहा ना मैंने कि ग्रोथ का सपना एडिशनल फाइनेंस का मांग करता है कि भाई हमें और फाइनेंस चाहिए अगर आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ करना है तो. ठीक है, अब रिस्क लेने का नेचर क्या है? मतलब मैनेजमेंट एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? ठीक, एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है? एग्रेसिव का मतलब है रिस्क लेना, जैसे एक्सपेंशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा कैपिटल लगाना है, दैट इज एग्रेसिव नेचर. वहीं अगर कंजर्वेटिव नेचर है मतलब सेफ अप्रोच, लिमिटेड फाइनेंस यूज़ करेंगे. जैसे 2 ऑनर्स हैं, एक बोलता है एक्सपेंड करो, पहला वाला ऑनर बोलता है, दूसरा वाला बोलता है सेफ खेलो. कैपिटल नीड ऑटोमेटिकली इन दोनों की अलग अलग होगी.
मतलब बिजनेस का फ्यूचर मैनेजमेंट के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि मैनेजर का माइंडसेट कैसा है। अगर एग्रेसिव होगा तो ज़्यादा फाइनेंस लगाएगा, अगर कंजर्वेटिव होगा तो कम फाइनेंस लगाएगा, क्योंकि वो सेफ प्ले करना चाहता है। ठीक है। सो बिजनेस का इंटरनल डीएनए ही डिसाइड करता है कि कितना पैसा चाहिए। तो इसके 4 एरोज हो गए: नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ग्रोथ प्लान और मैनेजमेंट एटीट्यूड। ठीक है। जैसे NSG, आप इसको याद रख सकते हो, NSGM। ठीक है, ठीक है, NSGM। So capital requirement of business is influenced by internal factors such as nature of business, size of business. nature of business मतलब कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चरिंग करोगे कि शॉपिंग बैग बनाओगे। ठीक है। आप कितने स्केल पर कर रहे हो ये बताता है। ग्रोथ प्लान आपका क्या रहेगा, आपको फ्यूचर को प्रूफ करने का आपका कॉस्ट क्या आप लगाना चाहते हो। फ्यूचर को ज़्यादा प्रूफ करना चाहते हो तो भाई आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। अगर फ्यूचर को कम प्रूफ करना चाहते हो या फ्यूचर को कम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कम कॉस्ट लगेगा। अगर मैनेजर का एटीट्यूड एग्रेसिव है तो ज़्यादा कैपिटल लगेगा। अगर मैनेजर का एटीट्यूड कंजर्वेटिव है तो कम पैसा लगेगा। ठीक है। तो कंजर्वेटिव और रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट स्टाइल, कंजर्वेटिव और रिस्क टेकिंग मतलब कि एग्रेसिव। ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं इंटरनल फैक्टर्स की। नाउ अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की। वही मोबाइल एसेसरीज की शॉप इमेजिन करो, ऑनर ने सब प्लानिंग सही की थी, फिर भी 1 महीने बाद उसके पास कैश शॉर्टेज हो गया। क्यों? अंदर सब ठीक था लेकिन बाहर की सिचुएशन चेंज हो गई। यही बाहर के फैक्टर्स एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। मतलब बिजनेस की लिक्विडिटी को जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं फैक्टर्स, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फोर्सेस विच अफेक्ट्स डायरेक्टली द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। देखो, लिक्विडिटी का मतलब है बिजनेस के पास तुरंत पेमेंट करने के लिए अवेलेबल कैश। जैसे सैलरी देनी है, सप्लायर को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। अगर कैश रेडी है, अगर कैश रेडी है तो लिक्विडिटी क्या होती है? हाई। और अगर कैश टाइट है तो लिक्विडिटी होती है लो। मार्केट में पैसा मिलना कितना इजी है? अगर बैंक्स इजीली लोन दे रहे हैं, अगर बैंक्स इजीली लोन दे रहे हैं तो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा और उसकी लिक्विडिटी स्ट्रांग रहेगी। वहीं अगर क्रेडिट टाइट होगा, यानी कि आसानी से आपको लोन नहीं मिल रहा होगा, तो कैश का शॉर्टेज आ जाएगा। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो पहला फैक्टर जो होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। आप चेक करो कि बैंक आसानी से लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है लोन पे? अगर कम रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो आपका कैश शॉर्टेज नहीं होगा और आपकी लिक्विडिटी हाई हो जाएगी। वहीं अगर लोन्स में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो आपका कैश शॉर्टेज हो जाएगा और आपकी लिक्विडिटी लो हो जाएगी। तो पहला फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब कि मार्केट में पैसा फ्लो, जो पैसे का फ्लो है वो स्मूथ हो, ताकि बिजनेस का कैश फ्लो भी क्या हो? स्मूथ हो। अब इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है? मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस। इन्फ्लेशन हाई है तो रॉ मटेरियल्स महंगे मिलेंगे, एक्सपेंशन बढ़ गए, कैश जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वहीं अगर रिसेशन है तो डिमांड कम होगा, सेल्स कम होगा, जिससे कि कैश इनफ्लो कम होगा। मतलब इकोनॉमी स्लो अगर होगी तो बिजनेस का कैश भी क्या होगा? स्लो हो जाएगा। सो इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टैक्स, रूल्स, कंप्लायंस। जैसे टैक्स रेट बढ़ जाए तो कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा? कैश का आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो। तो अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो कैश का आउटफ्लो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कैश बहुत बाहर जाएगा। न्यू रेगुलेशन जब भी आता है तो कॉस्ट बढ़ ही जाता है। एग्जाम्पल, जैसे GST चेंज हुआ तो इमीडिएट पेमेंट रिक्वायरमेंट हो गया,
सो पॉलिसी चेंज से प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर पॉलिसी में चेंज आ रहा है तो आपको उस पॉलिसी के हिसाब से अपने प्लानिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा फैक्टर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज़्यादा कॉस्टलियर होता है और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। कंपटीशन बढ़ने से मार्केटिंग एक्सपेंस भी बढ़ता है, जिससे कि कैश टेम्पररी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या रिड्यूस हो सकता है, और इसका प्रेशर लिक्विडिटी पे पड़ेगा और लिक्विडिटी प्रेशर क्रिएट होगा। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, पर शॉर्ट टर्म में कैश को स्क्वीज़ करता है। टेक्नोलॉजी क्या करता है शॉर्ट टर्म में, कैश को स्क्वीज़ करता है। स्क्वीज़ करने का मतलब है कैश को ख़त्म करता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो शॉर्ट टर्म में, छोटे समय में कैश को स्क्वीज़ करता है, पर लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ को अपग्रेड करता है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तो ये कुल मिला के 4 फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है ये भी देख लो वाइल प्लानिंग द फाइनेंशियल प्लान, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आ रही हैं इसको भी ध्यान में रखो, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को भी ध्यान में रखो। नाउ देखो, लिक्विडिटी को एक्सटर्नल फोर्सेस इंपैक्ट करते हैं। मार्केट में फंड्स अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन। इसलिए बिजनेस को सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी मॉनिटर करना पड़ता है। रिसेंट टाइम में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं या घटे हैं, इसका बिजनेस लिक्विडिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये मुझे आप बताइएगा इन कमेंट सेक्शन कि क्या रिसेंट टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं या घटे हैं और इसका बिजनेस लिक्विडिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके ये आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा है फिलहाल में, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट जो हैं, या घटे हैं, जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर से उसी एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। देखो, ऑनर के पास 3 अलग अलग टाइप के डिसीजन हैं। आज सैलरी और सप्लायर पेमेंट देनी है, 2 साल में नई बिलिंग मशीन और रिनोवेशन करना है, 5 से 7 साल में नया शोरूम खोलना है। क्या तीनों डिसीजन एक ही प्लानिंग से हैंडल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसलिए फाइनेंशियल प्लान को टाइम के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो प्लानिंग डेली ऑपरेशन को चलाने के लिए होती है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान, जैसे सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन्वेंट्री परचेज, सप्लायर को क्रेडिट सेल। सो ये प्लानिंग बिजनेस को जिंदा रखती है। शॉर्ट टर्म प्लान जो होता है ना, बिजनेस को जिंदा रखता है, सर्वाइवल, मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। सो अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग वीक हो जाएगा ना तो कैश शॉर्टेज हो जाएगा और डे टू डे ऑपरेशंस रुक सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए सनम कुछ तो शॉर्ट टर्म फंड्स होना जरूरी है, भगवान कसम। दूसरी बात, एफिशिएंसी इंप्रूव करने और कैपेसिटी बढ़ाने वाली प्लानिंग, जैसे न्यू कंप्यूटर या बिलिंग सिस्टम लेना है, छोटे छोटे मशीनरी अपग्रेड करने हैं, शॉप रिनोवेशन कराना है, स्टाफ ट्रेनिंग देनी है। ये बिजनेस को बेटर बनाती हैं, बेस्ट नहीं बेटर बनाती हैं, फास्टर, स्मार्टर, एफिशिएंट बनाती हैं। सो मीडियम टर्म इंप्रूवमेंट लाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये कितने साल की होती है? 1 से 5 साल की। और शॉर्ट टर्म 1 से कम, 1 से कम, ठीक है, 1 से कम, 1 नहीं 1 से कम, 1 साल से कम। और 1 से 5 यानी 1 साल से लेके 5 साल तक जो प्लानिंग होती है उसको कहते हैं मीडियम टर्म। और 5 साल से ज़्यादा जो प्लानिंग होती है, 5 साल से ज़्यादा वाली प्लानिंग को लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब दूसरी बात, फ्यूचर एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के डिसीजंस, जैसे नया ब्रांच खोलना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, लार्ज प्लांट सेटअप करना है, या ब्रांड का एक्सपेंशन करना है। ये बिजनेस को बड़ा बनाती है, ग्रोथ प्रोवाइड करती है। तो ये क्या करती है? ये आपका एक्सपेंशन प्रोवाइड करती है, एक्सपेंशन विस्तार करती है। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 5 साल से ज़्यादा। यानी कि अगर कोई आप फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो जिसका टाइम पीरियड या उसके रिटर्न कुल मिला के उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका अगर टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा तक का है, तो वो आपका कौन सा प्लान होता है? लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग से बिजनेस चल रहा होता है, मीडियम टर्म से
बिजनेस सुधर रहा होता है, वहीं लॉन्ग टर्म से बिजनेस बढ़ रहा होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो ऑब्वियसली आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, शॉर्ट टर्म में पैसा कम लगेगा, और मीडियम टर्म में आपका और थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और लॉन्ग टर्म वाले से थोड़ा सा कम लगेगा। तो ये एक तरह का मोनोलिथिक नहीं होता है, ये बेस्ड होता है टाइम पीरियड पे, जो कि इन्वॉल्व शिफ्टिंग फोकसिंग फ्रॉम सर्वाइवल टू एक्सपेंशन एज द होरिजन एक्सटेंड्स। ठीक है। नाउ अगली बात देखो। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्लानिंग एग्जीक्यूटेड फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, मतलब वो प्लानिंग जो कि हम लोग 1 से कम साल के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल, एक से कम साल के लिए है, तो वो कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? डे टू डे फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, जो कि मैंने बताया अभी। स्कोप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो सैलरी पेमेंट के लिए और डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो आपका क्या होगा? वो प्लानिंग आपका शॉर्ट टर्म होगा। जैसे आप एसेट एक्वायर वगैरह कर रहे हो, तो जो प्लानिंग कवर करता है विंडो ऑफ 1 to 5 ईयर्स, उसे कहते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि आप नया इक्विपमेंट खरीद रहे हो या नया मशीनरी खरीद रहे हो एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए, तो वो आपका मीडियम टर्म प्लानिंग होता है। वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कि जिसका होरिजन मोर देन 5 ईयर्स होता है, तो वो कहलाता है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे आपका एक्सपेंशन करना प्रोजेक्ट्स का, नया प्लांट इस्टेब्लिश करना, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करना। ठीक है, जैसे कि आप कोई नया फैक्ट्री खोल रहे हो या नए मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा प्लानिंग होगा? उसके लिए आपको कौन सा प्लानिंग करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, या उस प्लानिंग को लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। तो लेस देन 1 ईयर जिसका पीरियड होगा वो आपका शॉर्ट टर्म, और मोर देन 5 ईयर जिसका होगा वो लॉन्ग टर्म, और बीच में जो होगा वो आपका मीडियम टर्म। फोकस की बात करें तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल पर फोकस करता है, डे टू डे ऑपरेशंस पर फोकस करता है, और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन पर फोकस करता है। ये सर्वाइवल को इंश्योर करता है और ये एक्सपेंशन को इंश्योर करता है। नेचर की बात करें तो ये डे टू डे यानी रूटीन वाइज होता है, और लॉन्ग टर्म आपका स्ट्रैटेजिक होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक कहने का मतलब सिंपल ही है ना, कंपटीशन को बीट करना, और कंपटीशन को बीट करोगे तभी जाके आपका एक्सपेंशन होगा, और तभी जाके आपका वो रिलेशन बनाएगा लॉन्ग टर्म के साथ। ठीक है, देखो वही मोबाइल शॉप का एग्जांपल लेते हैं फिर से। दो शॉप ऑनर हैं, पहला बिना प्लानिंग के काम करता है, वहीं दूसरा पहले से डिसाइड करता है कि कितना स्टॉक, कितना कैश रिजर्व और कब एक्सपेंशन करना है। 1 साल बाद क्या होगा? सेकेंड शॉप, दूसरा जो शॉप मैंने बोला, वो ज़्यादा स्टेबल, प्रॉफिटेबल और टेंशन फ्री होगा। यही डिफरेंस क्रिएट करता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब अब देखना है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करती। देखो होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, वो सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करती, ये बिजनेस को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, स्टेबिलिटी और ग्रोथ देती है, और यही कहलाता है स्ट्रेटेजिक वैल्यू। गॉट इट? जब प्लानिंग होती है, पैसा सही जगह यूज होता है, वेस्ट कम होता है, और कैश फ्लो मॉनिटर होता है। मतलब ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू एफिशिएंसी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जैसे इन्वेंट्री प्लानिंग सही अगर होगा ना, तो ना शॉर्टेज आएगा, ना स्टॉक एक्स्ट्रा बचेगा। सो प्लानिंग बिजनेस को डिसिप्लिन बनाती है। प्लानिंग जो है वो बिजनेस को डिसिप्लिन बनाती है। दूसरी बात, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, पर प्लानिंग रिस्क को कम करती है। इमरजेंसी फंड मेंटेन रहता है, सडन एक्सपेंस जो आते हैं आपके, उसको आप हैंडल कर पाते हो। अचानक से कोई खर्चा बढ़ गया तो उसको आप हैंडल कर पाते हो, और कैश क्राइसिस भी नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे डिमांड सप्लाई कम हो गई तो प्लांट बिजनेस सर्वाइव कर लेगा। सो प्लानिंग बिजनेस का सेफ्टी शील्ड है एक तरीके से। तो स्टेबिलिटी और रिस्क दोनों से आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका बढ़ाता है, या यूँ कहें तो कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करता है। देखो प्लानिंग से बिजनेस को पता होता है कि कब कितना पैसा चाहिए। प्लानिंग से बिजनेस को पता होता है कि कब कितना पैसा चाहिए और कहाँ से अरेंज करना है, जिससे कि शॉर्टेज नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा फालतू फंड्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको, जिससे कि राइट अमाउंट, राइट टाइम और राइट सोर्स आपको पता होगा।
तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो बिजनेस सक्सेस 3 पिलर पर बेस्ड है, एफिशिएंसी और कंट्रोल पर, स्टेबिलिटी और रिस्क पे, ग्रोथ एंड रिटर्न्स पे। तो ये आपका क्या था, ये आपका रिजल्ट है, जो जो चीजें आपको मिलेंगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है, न्यू प्रोजेक्ट्स इवेलुएट करती है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज चूज करती है। जैसे न्यू ब्रांच तभी ओपन होगा जब फंड प्लानिंग स्ट्रांग हो। सो प्लानिंग बिना ग्रोथ गेसवर्क बन जाती है, यानी प्लानिंग अगर आप बिना ग्रोथ के क्या बन जाएगी, गेसवर्क बन जाती है। तो आपको गेसवर्क नहीं करना है, ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो प्लानिंग बिना ग्रोथ गेसवर्क बन जाती है। सो फाइनेंशियल प्लान क्लियर हो तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर ये सब डिपार्टमेंट्स अलाइन रहते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है, सब डिपार्टमेंट्स को सिंक में रखता है, साथ में रखता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग लीड्स टू स्टेबिलिटी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है, स्थिरता आती है, ग्रोथ होता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब फायदा है, या यूँ कहें तो ये सब ये वैल्यू है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप ये बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एफिशिएंसी एंड कंट्रोल प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी एंड रिस्क से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और रिस्क से आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाती है, ग्रोथ एंड रिटर्न्स देती है, जिससे कि आप फ्यूचर वैल्यू को ड्राइव कर पाते हो। गॉट इट? अगर प्लानिंग ना हो तो बिजनेस का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, कैश शॉर्टेज, रिस्क या ग्रोथ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर प्लानिंग ना हो तो बिजनेस का सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, कैश में कमी आएगी, रिस्क या ग्रोथ पर इंपैक्ट इसका पड़ेगा। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कौन कौन से फैक्टर्स प्लानिंग को वैल्यू क्रिएट करने लायक बनाते हैं? वही मोबाइल शॉप का एग्जांपल लेते हैं। देखो, ऑनर ने बस पैसा अरेंज नहीं किया, उसने डिसाइड किया कि कितना स्टॉक रखें, कैश कितना रिजर्व रखें, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें या निकालें, दोबारा से प्रॉफिट को लगा दें बिजनेस में या निकाल के शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दें। 1 साल बाद रिजल्ट क्या आएगा, लॉस नहीं होगा, रिस्क कंट्रोल हो जाएगा और प्रॉफिट स्टेबल रहेगा। यही चीज़ें जो प्लानिंग से रियल बेनिफिट निकालती हैं उन्हें ही वैल्यू ड्राइवर्स कहा जाता है। सो वैल्यू ड्राइवर्स वो मैकेनिज्म है जिनसे फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के लिए रियल फायदा क्रिएट करती है। मतलब प्लानिंग का इंपैक्ट सिर्फ कागज पर नहीं, परफॉर्मेंस पर दिखता है। जब प्लानिंग स्ट्रांग होती है तो पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता है, डिपार्टमेंट्स अलाइंड रहते हैं और इडल फंड्स वेस्ट नहीं होते। जैसे इन्वेंट्री प्लानिंग सही अगर होगी तो ना स्टॉक आउट होगा ना ओवर स्टॉक होगा, जिससे कि हर रुपए को काम पर लगाना, यानी कि हर रुपए को काम पर लगाना, यही वैल्यू क्रिएट करता है। एक एक रुपए का हिसाब रखो, कहा जाता है ना कि 1 रुपए का हिसाब रखना। तो आप फाइनेंशियल प्लान की वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन कर पाते हो, किसका, फंड्स का या रिसोर्सेज का। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हो, रिसोर्सेज का इंप्रूव कर पाते हो, कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव होगा, तो सारे डिपार्टमेंट्स को अलाइन करके, और इसकी वजह से बेटर डिसीजन ले पाओगे। दूसरी बात, प्लानिंग से बिजनेस को पता होता है कि कब कितना पैसा चाहिए, कहाँ से अरेंज करना है, जिससे कि कैश शॉर्टेज नहीं होगा और इमरजेंसी बोरोइंग की नीड बहुत कम पड़ेगी। तो राइट अमाउंट राइट टाइम से ऑपरेशन स्मूथ रहता है, जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी इंश्योर रहती है और कंटिन्यूटी इंश्योर रहती है। नाउ देखो, प्लानिंग फ्यूचर अनसर्टिनिटीज को एक तरीके से तकिया देता है, क्यूशन, ठीक है। जैसे कि रिजर्व मेंटेन रहती है, डेट लेवल कंट्रोल रहता है और सडन शॉक्स हैंडल कर पाते हैं हम लोग। जैसे डिमांड अगर गिर गई तो प्लानिंग बिजनेस सर्वाइव कर लेता है, या फिर प्लान्ड बिजनेस सर्वाइव जो है वो कर लेता है। यानी प्लानिंग बिजनेस को एक पैनिक से बचाता है, ठीक है। सो ये हेल्प करता है ग्रोथ और एक्सपेंशन में, और इससे क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो फ्यूलिंग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर कौन सा है, पैसा का सही यूज या रिस्क या कंट्रोल?
और है तो क्यों है, ठीक है, जरूर बताइएगा ये भी कमेंट सेक्शन में। तो 3 होमवर्क आपको मैंने दिए हैं बीच बीच में, तो आप उन सब का आंसर, जिसका आपको आंसर आ रहा होगा, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। गॉट इट? ओके। देखो, वही मोबाइल शॉप का ऑनर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान बनाता है, एक्सपेंशन का रोड मैप, कैश रिजर्व, एक्सपेक्टेड सेल्स फॉरकास्ट। फिर अचानक मार्केट में महंगाई आ जाती है, सेल्स गिर गई। अब क्या उसका परफेक्ट प्लान भी परफेक्ट रिजल्ट देगा? नहीं। यही समझना है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग की लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब ही होता है कि लिमिटेशंस का मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग डायरेक्शन देती है पर फ्यूचर को गारंटी नहीं कर सकती, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो फॉरकास्टिंग इज नेवर 100% करेक्ट। गॉट इट? फॉरकास्टिंग इज नेवर 100% करेक्ट। सेल्स फॉरकास्ट, डिमांड प्रोजेक्शन, कॉस्ट एजम्पशन, फ्यूचर अनसर्टेन है, एस्टिमेट गलत हो सकता है। जैसे एक्सपेक्टेड डिमांड हाई थी और एक्चुअल डिमांड लो निकली। हम लोग ने सोचा था कि डिमांड हाई होगा, लेकिन एक्चुअल डिमांड लो निकली। प्लानिंग कैलकुलेटर से बनती है पर फ्यूचर कैलकुलेटर से कंट्रोल नहीं होता। ध्यान देना, प्लानिंग कैलकुलेटर से बनती है पर फ्यूचर कैलकुलेटर से कंट्रोल नहीं होती। दूसरी बात, इकोनॉमी, पॉलिसी, कंपटीशन सब चेंज हो सकते हैं। रिसेशन, टैक्स चेंजेस, इंटरेस्ट रेट हाइक। बेस्ट प्लान भी एडजस्ट करना पड़ता है। आपने बहुत बेस्ट प्लान बनाया, लेकिन बेस्ट प्लान को भी कभी कभार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का मूड कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं होता। एक्सपर्ट एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग स्मॉल बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव हो सकती है। मतलब प्लानिंग कॉस्टली भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो गुड प्लानिंग इन्वेस्टमेंट मांगती है, सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता। अगर गुड प्लानिंग इन्वेस्टमेंट है तो गुड प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के लिए आइडिया से काम नहीं चलता, ठीक है। तो गुड प्लानिंग इन्वेस्टमेंट मांगती है, केवल आइडिया नहीं। आइडिया अगर आपके पास है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इससे प्लानिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गुड प्लानिंग रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली द गुड आइडियाज। कभी कभी डिटेल्ड प्लान बिजनेस को रिजिड बना देती है, जैसे क्विक डिसीजन लेने में डिले, अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। जैसे नया प्रॉफिटेबल डील आया पर स्ट्रिक्ट बजट अलाउ नहीं करता, जिससे क्या पता चला कि भाई प्लान गाइड होना चाहिए, हैंडकफ नहीं होना चाहिए। हथकड़ी नहीं है प्लान। प्लान इज अ गाइड, नॉट अ हैंडकफ। हथकड़ी नहीं है प्लान। प्लान इज अ गाइड, नॉट अ हैंडकफ, जो कि आपको बांध के रखे, ठीक है। तो प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, नॉट इनफ्लेक्सिबल और रिजिड, दैट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग में मैनेजमेंट के एजम्पशंस और एक्सपीरियंस का रोल होता है। अगर जजमेंट गलत तो प्लान भी गलत। नंबर स्ट्रांग हो सकते हैं पर डिसीजन इंसान लेता है, ठीक है, कोई मशीन नहीं लेता है। तो डिसीजन इंसान ही लेता है, और नंबर्स स्ट्रांग हो सकते हैं बट डिसीजन हमेशा ही इंसान लेता है। गॉट इट? ओके। नाउ ये सारी बातें आज हम लोगों ने की, जो कि आपको मैंने बताया, ठीक है। ऑल्दो लंबा क्लास हो गया, बहुत ज़्यादा ही लंबा क्लास हो गया, बट इसी के साथ आपको मैं खुशखबरी बता दूं, तो हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये 2 वीडियोज़ में, इसके पहले वाली वीडियो में और इस वीडियो में, आपका फर्स्ट यूनिट ऑफ बिजनेस फाइनेंस कंप्लीटेड। नाउ एक लास्ट लेकिन सबसे डेंजरस सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमने पूरी क्लास में सीखा फ्यूचर के लिए पैसा प्लान करना जरूरी है, लेकिन क्या फ्यूचर का पैसा और आज का पैसा एक जैसे होते हैं? सोचो, अगर मैं तुम्हें आज 100 रुपये दूं, या वही 100 रुपये मैं तुम्हें 5 साल बाद दूं, क्या दोनों सिचुएशंस इक्वल है? क्या आज का 100 रुपये 5 साल बाद के 100 रुपये से बराबर है? अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंस कहाँ से आता है? इंटरेस्ट से, इन्फ्लेशन से, अपॉर्चुनिटी से। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में एक्चुअली प्रॉफिटेबल होगा? इसी क्वेश्चन का आंसर बिजनेस फाइनेंस के एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट देता है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जब बिजनेस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चूज करता है, फैक्ट्री लगाए या रिजेक्ट करे,
उसके लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम नंबर्स के थ्रू लिटरली फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आज का 100 रुपये कल कितना बनेगा और कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए साइंटिफिकली डिसाइड करेंगे। अगर आज की क्लास ने तुम्हारी थिंकिंग चेंज की है तो कमेंट करो प्लान क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि वहां से बिजनेस फाइनेंस थ्योरी से उठकर रियल डिसीजन साइंस बनने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट। टिल देन स्टे ट्यून विथ फ्यूचर सर्वर विल गेट नॉलेज वाइडर एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।